दोस्तों डैन डेन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आयरा के पास भी एक्रोबेटिक सिल्की की पावर्स आ गई थी और मोमो ओकारुन और आयरा ने मिलकर उन्हें पकड़ने आए हुए तीनों सर्पो एलियन और फाइटर एलियन को हरा दिया था। लेकिन लास्ट में जब वो वॉइड से बाहर आए थे तो पूरे स्कूल ने ही उन तीनों को बिना कपड़ों के देख लिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मोमो ओकारुन और आयरा को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की नर्स क्वीन सेंसेई के सामने थे, जो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है, लेकिन ये तीनों मना करते हैं। क्वीन सेंसेई को लगता है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। मगर ये तीनों फिर से मना करते हैं। अब तभी एक आदमी आकर क्वीन सेंसेई से कहता है कि टीचर्स ऑफिस में आपके लिए एक कॉल आई है, लेकिन क्वीन सेंसेई उसे पकड़कर उससे कहती हैं कि मैंने तुझसे कहा था ना, दरवाजा नॉक करे बिना मत खोलना, तुझे डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर क्वीन सेंसेई उस आदमी की पिटाई कर देती हैं और इन तीनों से कहती हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम जितनी देर चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। यह अब मोमो और आयरा परेशान होने लगती हैं। वो सोचती हैं कि सभी ने हमें बिना कपड़ों के देख लिया, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यहाँ आयरा भी अपनी पॉपुलैरिटी और इनोसेंट इमेज खराब होने से परेशान थी। यहाँ मोमो कहती है कि अगर वो एलियंस हम पर इसी तरह हमला करते रहे तो हम क्या करेंगे। ओकारुन भी कहता है कि वो लोग मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, लगता है उन्हें टर्बो ग्रेनी की पावर्स चाहिए। ये सुनकर मोमो आयरा से पूछती है कि ओए वैसे तुम एक्रोबेटिक सिल्की की पावर्स कब से यूज करने लगी। इस पर आयरा कहती है कि आज ही लड़ाई के दौरान मेरी पावर्स जागी हैं। मोमो समझ जाती है कि एक्रोबेटिक सिल्की के ऑरा की वजह से आयरा के अंदर पावर्स आई हैं। अब तभी ओकारुन कहता है कि अब तो वो एलियंस आयरा को भी अपना टारगेट बनाएंगे, लेकिन आयरा तो ये देखकर खुश होने लगती है कि ओकारुन उसकी चिंता कर रहा है। यहाँ ओकारुन मोमो से कहता है कि अभी हमारे पास योकाई मॉन्स्टर्स की पावर्स हैं, इसीलिए अभी तो हम उन एलियंस को रोक पाए, लेकिन जब तक हमारे पास ये पावर्स रहेंगी तो वो लोग हमें अपना टारगेट बनाते रहेंगे। मगर मोमो कहती है कि अगर उन्हें ये पावर्स ही चाहिए तो वो डायरेक्ट योकाई मॉन्स्टर्स पर ही हमला क्यों नहीं करते। ये सुनकर ओकारुन सब समझ जाता है। वो इन दोनों को बताता है कि ऐसे एलियंस जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो वो आखिर धरती पर हमला क्यों नहीं करते। ये चीज हमेशा से ही डिबेट का टॉपिक रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि एलियंस हम पर हमला क्यों नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी पर योकाई मॉन्स्टर्स हैं और योकाई मॉन्स्टर्स सिर्फ जापान में ही नहीं होते बल्कि वो तो पूरी दुनिया में होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि योकाई मॉन्स्टर्स और डेमंस पृथ्वी को एलियंस के अटैक से बचाए हुए हैं। और क्योंकि एलियंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी योकाई मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाते, इसीलिए वो हम जैसे खास ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं ताकि वो हमें पकड़कर हम पर एक्सपेरिमेंट कर सकें और योकाई मॉन्स्टर्स को हराने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएं। ओकारुन कहता है कि शायद वो लोग ही मेरी उस दूसरी मिसिंग बॉल को भी उठा लेंगे, इसीलिए हमें उसे जल्दी ही ढूंढना चाहिए। ये सुनकर मोमो कहती है कि अरे हाँ, हम तो अपने मेन पॉइंट को भूल ही गए थे। यहाँ आयरा भी अब इनकी मदद करने के लिए कहने लगती है, लेकिन अब तभी मोमो को दोबारा याद आता है कि लोगों ने उसे बिना कपड़ों के देखा है और ये सोचकर मोमो दोबारा से परेशान होने लगती है। आयरा भी कहती है कि मुझे सच्चाई याद मत दिलाओ। मोमो सोचती है कि अगर हम लोगों को एलियंस वाली बात बताएंगे तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। अब तभी आयरा कहती है कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं लोगों से कहूंगी कि मोमो ने ही मेरे कपड़े उतारे थे। ये सुनकर मोमो उस पर चिल्लाती है। तभी आयरा कहती है कि वैसे तो ये झूठ भी नहीं है ना, तुमने ही तो मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहा था। आयरा ओकारुन से भी यही कहने के लिए कहती है। मोमो भी कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। अब तभी आयरा की दोनों दोस्त यहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि आयरा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो यहाँ पर मोमो और ओकारुन को देखकर उनसे कहती हैं कि क्या ये सब कुछ मोमो की गलती थी। वो दोनों आयरा को यहाँ से ले जाने लगती हैं। ओकारुन मोमो से उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि अगर आयरा ने सबसे वही बात कह दी तो मोमो तो सबके सामने विलन बन जाएगी। लेकिन मोमो कुछ भी नहीं करती, बल्कि आयरा के जाने के बाद मोमो ओकारुन से कहती है कि अब तुम मुझे बताओ, लंच ब्रेक में तुम वहां पर क्या कर रहे थे। इस पर अब ओकारुन मोमो को बताता है कि आयरा उस समय मुझे किस करना चाहती थी और जब हम लोग लड़ते समय गिर गए तो तभी तुमने हमें देख लिया था। ये सुनकर मोमो कहती है कि आखिर तुम उस जगह पर थे ही क्यों। इस पर ओकारुन शर्माने लगता है। मोमो के ज्यादा पूछने पर वो बताता है कि मैं वहां पर वर्कआउट कर रहा था, जैसे कि पुशअप्स और दूसरी चीजें, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मोमो कहती है कि तुमने ये चीज सीक्रेट क्यों रखी। इस पर ओकारुन कहता है कि मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें बिना बताए ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो मैं तुम्हारे सामने कूल लगूंगा, आखिरकार हूं तो मैं एक लड़का ही ना। लेकिन ये सब सुनकर मोमो उसे टीज करने लगती है। फिर ओकारुन कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला जो तुम्हें विलन बना दे। अब तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ शर्माने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर मोमो की दोनों दोस्त आ जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे ओकारुन भी यहीं पर है। वो मोमो से कहती हैं कि तुम अचानक से हमारी क्लास से कहाँ गायब हो गई थी और हमें पता चला है कि तुम और ओकारुन बिना कपड़ों के ही डी क्लास के सामने एक दूसरे को हक कर रहे थे, लेकिन हम तो केमिस्ट्री लैब में थे ना, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है।
मोमो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो तब भी तुम नहीं समझोगी। लेकिन मोमो की एक दोस्त सारी चीजों को देखते हुए अपनी एक खुद की थ्योरी बनाती है और कहती है कि डी क्लास में एक आयरा नाम की लड़की है, क्या तुम दोनों उसे जानते हो? मोमो और ओकारुन हाँ करते हैं। फिर वो कहती है कि आयरा भी बिना कपड़ों के देखी गई थी, इसका मतलब है कि तुम तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है और ये सब कुछ ओकारुन के लिए ही हो रहा होगा, यानी कि तुम्हारे और आयरा के बीच में ओकारुन को पाने के लिए न्यूड ग्लेडिएटर फाइट हुई होगी। ये सुनकर मोमो और ओकारुन को समझ नहीं आता कि वो दोनों आखिर इनसे क्या कहें। मोमो की वही दोस्त कहती है कि आज मोमो मेंटिस से भी बातें कर रही थी, शायद मोमो उससे पंच मारने का तरीका सीख रही होगी ताकि वो आयरा को पंच मारकर ओकारुन से दूर कर सके। मोमो अपनी दोस्त से ये सारी कहानियां बनाने के लिए मना करती है। वहीं 2D क्लास में सभी लोग आयरा से पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था, हमें बताओ, हम हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। आयरा अपनी क्यूट सी आवाज बनाकर उन सभी को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं अभी उस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। वो मन ही मन में सोचती है कि आज सभी लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं और मेरे साथ हैं, यानी कि इतनी मेहनत करके मैंने जो सबके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाई थी वो सब करना आज काम आ रहा है। और अब इसी तरह सभी लोग इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे। लेकिन अब तभी एक लड़की कहती है कि जरूर ये सब कुछ मोमो ने किया होगा, उसने पहले भी एक बार आयरा के ऊपर टब फेंका था। ये सुनकर सभी लोग मोमो को सबक सिखाने की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर वो आयरा से जलती होगी। और हमने तो ये भी सुना है कि वो लड़की किसी के साथ भी सो जाती है। लेकिन आयरा मोमो के बारे में ये सब सुनकर परेशान होने लगती है। फिर वो सभी के सामने कहती है कि मोमो के बारे में वो सारी झूठी अफवाहें मैंने ही फैलाई थी और ये सब कुछ मेरी ही गलती है, इसीलिए तुम लोग मोमो को बुरा मत कहो। और ये बोलकर वो जाने लगती है। आयरा बाहर आकर परेशान होने लगती है कि उसकी पॉपुलैरिटी का अब क्या होगा। अब तभी मोमो यहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर आयरा उससे ठीक से बात नहीं करती और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर मोमो भी यहीं पर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या तुमने उन सभी के सामने वो बात कह दी। इस पर आयरा कहती है कि हाँ, और अब वो सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। मगर मोमो कहती है तो फिर तुम अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे तो आसपास हमेशा कोई ना कोई होता है ना। यहाँ पर आयरा अब मोमो से चले जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम वैसे भी मेरी दुश्मन हो। लेकिन मोमो कहती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ, तुमने मेरे बारे में किसी से भी बुरा नहीं कहा होगा। मगर आयरा कहने लगती है कि मैंने वही सारी बुरी बातें कही हैं जो कि अब तक हुआ है। अब तभी यहाँ पर वही फाइटिंग एलियन दोबारा से आ जाता है जिसके ऊपर व्हाइट लिक्विड लगा हुआ था और वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ तो कमाना ही होगा। उसे देखकर मोमो और आयरा फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही वो फाइटिंग एलियन चिकिटीटा कहते हुए बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चिकिटीटा उसका बेटा है जिसे छोड़कर पैसे कमाने के लिए इस फाइटिंग एलियन को यहाँ पर आना पड़ा। अब तभी फाइटिंग एलियन को होश आता है जो कि मोमो के घर में था, उसके पट्टी बंधी हुई थी। यहाँ पर मोमो अपनी ग्रैंडमा सेइको को एलियन दिखाकर कहती है कि देखो ये एक एलियन है। लेकिन सेइको कहती है कि ये तो किसी काप्पा जैसा लग रहा है। मोमो को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि बुढ़िया, एक एलियन तुम्हारे सामने है और तब भी तुम्हें एलियंस पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अब सेइको कहती है कि ये तो कोई एलियन नहीं लग रहा, बल्कि ये तो काप्पा ही लग रहा है। ओकारुन भी कहता है कि एक थ्योरी भी है जो कि कहती है कि काप्पा असल में एलियंस हैं। फिर यहाँ पर आयरा कहती है कि अब हम इसका क्या करेंगे, ये हम पर दोबारा हमला भी कर सकता है। और अब तभी ये एलियन इन पर हमला करने के लिए खड़ा होने लगता है। लेकिन तभी उसे नीचे रखा हुआ खाना दिखाई देता है और मोमो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एलियन क्या खाते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये करी बनाई है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत खाना। मगर ये सब देखकर ये एलियन रोने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी मरहम पट्टी की, मेरे लिए खाना बनाया, आज तक किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये बोलकर वो एलियन खाना खाने लगता है। फिर इसके बाद डिनर के समय वो एलियन मजे से सुशी खाने लगता है और तभी सेइको उसके फ्लाइंग किक मारती है। और यहीं पर टर्बो ग्रैनी भी ओकारुन के फ्लाइंग किक मारती है क्योंकि ओकारुन ने टर्बो ग्रैनी का फेवरेट खाना खा लिया था। यहाँ पर मोमो और आयरा भी खाने के लिए लड़ने लगती हैं और इसी तरह यहाँ पर 3 फाइट शुरू हो जाती हैं। सेइको एलियंस के पंच ही पंच मारने लगती है और टर्बो ग्रैनी ओकारुन के डबल पंच मार रही होती है। यहाँ मोमो और आयरा भी एक दूसरे से लड़ रही थी। फिर इसके बाद डिनर करके एलियन इन्हें बताता है कि मेरे बेटे को एक बीमारी है और जब भी वो बाथरूम जाता है तो उसका सारा खून निकल जाता है, इसलिए उसके रोज खून चढ़ाना पड़ता है और मेरी वाइफ भी इसी बीमारी की वजह से मरी थी। एलियन बताता है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे बहुत सारी करेंसी की जरूरत है, लेकिन मेरे प्लैनेट पर जंग छिड़ी हुई थी और इसी वजह से मैं पैसे कमाने के लिए बाहर निकल गया। एलियन कहता है कि हमारे पास पावरफुल बॉडी होती है,
इसीलिए हमें बॉडीगार्ड और दूसरी जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए मुझे कोई नौकरी नहीं मिली और मुझे गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं जिसमें बहुत खतरा होता है। ये सब बताकर वो एलियन रोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसी वजह से मेरी वाइफ भी मर गई और मैंने तुम सबको भी चोट पहुंचा दी और मेरे बेटे को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कितना हेल्पलेस हूँ। ये सुनकर अब ओकारुन से रहा नहीं जाता। वो कहता है कि हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। क्या अगर तुम्हारे पास मेरा केला होगा तो क्या तुम्हारा बेटा बच सकता है? मोमो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो ओकारुन। लेकिन यहाँ पर ओकारुन अब अपना केला देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। वो कहता है कि एक बार एलियन को मेरे केले के बदले में पैसे मिल जाएं, उसके बाद हम वहां पर जाकर मेरा केला दोबारा से ले आएंगे। लेकिन मोमो उसे समझाती है कि एलियन के बेटे को रोज ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए सिर्फ एक बार उसकी मदद करना काफी नहीं होगा और एलियन के लिए ये मुश्किल है, लेकिन उसे कोई ऐसी ही जॉब ढूंढनी चाहिए जिससे उसे रोज पैसे मिल सकें। लेकिन ओकारुन कहता है कि उसे कोई ऐसी जॉब मिल ही नहीं रही और अब उसकी कहानी सुनने के बाद मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकता जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो, इसीलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अब तभी आयरा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारा केला वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मोमो उस पर चिल्लाती है और चुप रहने के लिए कहती है। ये सब देखकर अब एलियन कहता है कि मोमो ने जो भी कहा वो सब सही है और मुझे कोई प्रॉपर जॉब ही ढूंढनी चाहिए। हालांकि मुझे ओकारुन का आइडिया अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए तुमने जो कुछ भी किया वही काफी है। और उस सब के लिए ये एलियन इन्हें थैंक्स बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी सेइको उससे कहती है कि रुको, तुम्हारे खून से बदबू आ रही है। सेइको को ये बदबू जानी पहचानी लगती है। सेइको कहती है कि वो व्हाइट लिक्विड तुम्हारा खून था ना? इस पर एलियन हाँ करता है। इसके बाद सेइको एलियन को दूध पीने के लिए देती है और उसे पीकर एलियन चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल हमारे खून जैसा है। ये सब देखकर आयरा, ओकारुन और मोमो हैरान रह जाते हैं। फिर सेइको सभी को बताती है कि उसकी पट्टियों से वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी ऐसे कपड़े से आती है जिससे दूध को साफ किया गया हो। इसका मतलब है कि एलियन का ब्लड काऊ का मिल्क है और वैसे भी काऊ का मिल्क भी तो उसके ब्लड से ही बनता है। ये सुनकर मोमो कहती है कि फिर तो इसे अपने साथ ढेर सारा मिल्क ले जाना चाहिए, लेकिन एलियन कहता है कि ये हमारे ब्लड से थोड़ा ज्यादा ही थिन है। इस पर सेइको कहती है कि इस मिल्क को इंसानों के पीने के लिए फिल्टर कर दिया जाता है। सेइको बेहतर आइडिया देती है। वो कहती है कि तुम्हें अपने साथ पूरी एक काऊ ही ले जानी चाहिए जिससे तुम्हें रोज फ्रेश मिल्क मिल सकेगा। इसके बाद सेइको एक डेयरी के फार्मर से काऊ खरीदकर एलियन को दे देती है और वो एलियन उस काऊ को अपने यूएफओ में बिठाकर यहाँ से जाने लगता है और इनसे कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद वो अपना यूएफओ लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर ये सभी लोग वापस मोमो के घर आ जाते हैं और सेइको से उन सभी को नई यूनिफॉर्म खरीद कर देने के लिए कहते हैं क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म लड़ाई के दौरान फट गई थी। इस पर सेइको कहती है कि मैं आयरा और ओकारुन के लिए नई यूनिफॉर्म खरीद दूंगी। ये सुनकर मोमो कहती है कि मेरे लिए क्यों नहीं। इस पर सेइको कहती है कि मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं है। हाँ, अगर तुम हिरोशी आबे एक्टर को कॉपी करो तो मैं तुम्हें भी यूनिफॉर्म खरीद कर दे दूंगी। लेकिन मोमो मना करने लगती है और सेइको कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म नहीं खरीदूंगी। इसी वजह से अब मजबूरी में मोमो को उसी एक्टर की तरह चेहरा बनाना पड़ता है और ये देखकर आयरा को काफी हंसी आने लगती है, लेकिन ओकारुन मन ही मन मोमो को क्यूट बोलने लगता है। अब तभी इनके घर की डोरबेल बजती है और सेइको इसी चेहरे के साथ मोमो को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। मोमो जब दरवाजा खोलती है तो इनके घर पर एक लड़का आया था जिसका नाम जीजी होता है और उसे यहाँ पर देखकर मोमो चौंक जाती है। उस लड़के को देखकर सेइको कहती है कि अच्छा, तो आखिरकार तुम यहाँ पर पहुंच ही गए। मैंने तुम्हारी मॉम से यहाँ आने के बारे में सुना था। मोमो कहती है कि क्या, ये यहाँ पर क्यों आया है? अब तभी ओकारुन सेइको से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है। इस पर सेइको बताती है कि ये लड़का मोमो का बचपन का दोस्त है और साथ ही यही मोमो का पहला प्यार भी है। और ये सुनकर ओकारुन के होश उड़ जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।